तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को लेकर के। बोर्स एटॉमिक में मॉडल ने क्या हुआ है, ध्यान से समझिए। जब रदरफोर्ड ने क्या बनाया था, अपना एटॉमिक मॉडल बनाया था, तब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बेटा आप लोग लास्ट वीडियो जाकर के देख सकते हैं, या प्लीज एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी लिमिटेशंस आई थी, ठीक है। तो इसको जा करके किसने सुधारा था, बोर ने सुधारा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको उसके रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में और उसके उनके मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं, साथ ही साथ उनके कुछ क्या क्या उसमें लिमिटेशंस रह गई हैं, ये मैंने आपको डिस्कस कराया था लास्ट वीडियो में। तो एक बार जाकर के प्लीज विजिट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इन्होंने ही उस रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इसको हम लोग रदरफोर्ड या रदरफोर्ड बोर मॉडल भी यानी कंबाइन रूप से मानते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल को ही बोर ने क्या किया था, डेवलप किया था, या मतलब बोल सकते हो मॉडिफाई किया था। जो कमियां थी उसको थोड़ा बहुत दूर की थी। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन किसका मॉडल है बेटा, बोर का। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों आया है, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से आया था, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन दी क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। हमने ऑलरेडी मैक्सवेल जो हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, जिसका शॉर्ट टाइम जेसी मैक्सवेल है, उसमें हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करी थी। तो वो क्वांटम थ्योरी से ही रिलेटेड है ये सारी चीजें, इसीलिए इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्सवेल से, क्योंकि ये उसी पर आधारित है, इसीलिए इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, साथ ही साथ रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहेंगे। क्या हुआ था, सबसे पहले 1913 में नील बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। कौन सा, एटॉमिक मॉडल, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, और उस पोस्टुलेट्स को चलो डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है बेटा कि किसी भी एटम में अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में जो है वो मूव करता है। अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। उस सर्कुलर पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। पहले इसका पूरा एक बार डेफिनेशन को पढ़ लो। क्या बोल रहा है, नील बोर ने एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके पोस्टुलेट में क्या कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है एटम के चारों तरफ, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। यस, यानी अगर मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करते हैं। और इसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को क्या कहा गया है, ऑर्बिट कहा गया है। उन्होंने इसको ऑर्बिट कहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज इंटीजर नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय h/2 जो भी हमारी इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, उसको जो क्वांटिटी होगी किस पर डिपेंड करती है, वो इंटीजर नंबर का मल्टीपल होता है, h/2, ठीक है। ध्यान से समझना, एंगुलर मोमेंटम जो कि हमारा क्या है, mv/r। अब r क्या हो गया बेटा, इसका रेडियस, ठीक है। v क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी। m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो mvr यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जो कि क्या होगी बेटा, उसके एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट के क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे n, अब हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल ऑर्बिट्स है, इस तरीके से मल्टीपल ऑर्बिट्स है, तो हम इसको जनरली 1 2 3 4 KLMN अभी हम लोग देखेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ है, ये जो ऑर्बिट है ना, ये किसको दिखाते हैं, एनर्जी लेवल को दिखाते हैं। ये ऑर्बिट जो होते हैं वो किसको दिखाएंगे, एनर्जी लेवल को दिखाएंगे। इसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें भरी रहती है, ठीक है। एक एनर्जी होगी, फिक्स एनर्जी रहती है इसमें, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें फिक्स एनर्जी रहती है, इसीलिए इसको एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी शेल कहते हैं, या फिर इसको नंबर से यानी 1 2 3 4 ऐसे दिखाएंगे, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, KLMN कह सकते हैं। अब जिस भी ऑर्बिट के बारे में हम बात करेंगे बेटा, वहां पर n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे n का इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला h/2, ठीक है। n इक्वल टू अगर सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं तो 2h/पाई लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसमें हम n की वैल्यूज को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने क्या कहा है, ठीक है, ठीक है, वो सेकंड था, ये थर्ड आ गया। तो इसमें क्या कहा है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन परमिसिबल ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब हीट, दस इलेक्ट्रॉन हैव कांस्टेंट डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है हमारा।
फर्स्ट वाला जो शेल होगा जिसको 1 2 3 4 के नाम से जानोगे, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, KLMN, या उसको 1 2 3 4 बोल दो, वही n की आपकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है, तो उसको KLMN या फिर 1 2 3 4 बोलते हैं। अब याद करो रदरफोर्ड ने यहीं पर एक चीज कही थी बेटा, क्या कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, उन्होंने मॉडल बनाया तो कैसे बनाया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है तो वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी भी अपना एमिट करेगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, लोअर एनर्जी से एनर्जी एमिट करेगा। भाई आप खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, आपको क्या मिली, ताकत मिली, आपने क्या किया, काम किया, तो आपने जो एनर्जी है वो क्या करी, रिलीज करी। अब आपके पास एनर्जी खत्म हो गई तो आप वापस क्या करोगे, एनर्जी लेने के लिए खाना खाओगे। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, अब यहाँ से जब ये अपना कुछ भी काम करेगा, यानी वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वर्क ही तो कर रहा है एक तरीके से, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। किसने कहा था, रदरफोर्ड ने। और धीरे धीरे वो क्या होगा, एनर्जी खोते 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 वो क्या होगा, अपने इस तरीके से अगर एनर्जी लूज करते आएगा तो वो न्यूक्लियस में गिरेगा कोलैप्स होकर के, एक टाइम के बाद उस पर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। और इसी वजह से रदरफोर्ड के इस मॉडल में क्या आया था, लिमिटेशन आया था, जो कि पूरी तरह क्या हो गया, गलत साबित हो गया आगे चल के, है ना, जिसको ही बोर ने क्या किया, ठीक किया है। कैसे ठीक किया है, उन्होंने ये बता दिया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर प्रेजेंट हैं इस तरीके से, तो ये एक चीज तो है कि ना तो ये एनर्जी एमिट कर रही है और ना ही किसी से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है। बात समझ में आ गई। जब तक वो इस सर्कुलर में है, या तो ना तो एनर्जी एमिट होगी, ना ही एनर्जी किसी तरह की एब्जॉर्ब होगी। इस सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी होती है वो एकदम फिक्स होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलो भाई इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट इसमें क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया जम्स, एक मिनट सॉरी बेटा, है ना, चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं जम्स, इसको काट देते हैं। चलो हमारा क्या बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान से समझना बेटा, ये हमारा ग्राउंड लेवल का एनर्जी है। जब भी ये यहां से एनर्जी को लेगा, मान लो कितने तक की एनर्जी ले रहा है वो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्वांटिटी माने, मान लीजिए इसको 5, इसको 10, इसको 15, अब उसको मिली अमाउंट ऑफ एनर्जी 10 की, तो वो सीधे कहां जंप करेगा, यहां से डायरेक्ट उस सेक्टर में जंप करेगा जिससे उसकी एनर्जी लेवल क्या हो, इक्वल हो। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि 10 टाइप की एनर्जी लेवल मिली उसको, तो वो सीधे 10 वाले सेक्टर में आएगा। 15 मिली होती तो वो आगे 15 वाले सेक्टर में, यानी जितना अमाउंट मिलेगा ये सब अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, और यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है और धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अब जिस लेवल की उसको एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस लेवल में डायरेक्टली क्या कर लेता है, जंप कर जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर लेता है इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या किया, हायर एनर्जी लेवल में जंप किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली अपने वापस से मतलब जो ग्राउंड स्टेट वाले जो मतलब ऑर्बिट है उसमें डायरेक्ट एकदम जंप नहीं होता। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर मान लीजिए, देखिए ये एनर्जी लेवल बने हुए हैं, इसमें मैं कुछ और बना दे रहा हूं आपके इस तरीके से, जैसे ऑर्बिट मान लो अगर आप बनाते हैं तो इसमें और हम लोग कुछ इस तरीके से ऑर्बिट्स बना देते हैं, ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए एक मैं 0 बना लेता हूँ इसको, है ना, थोड़ी देर के लिए, एन सेक्टर से, एन इक्वल टू कितना है, अब यहाँ पर 1। अब इसको मान लीजिए एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो एनर्जी जो है 4th नंबर के ऑर्बिट के इक्वल हो जाता है। मान लीजिए जैसे हमारा ये कौन सा था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब उसको इतनी एनर्जी मिल गई बेटा कि वो किस में आ सकता है, 4th में आ सकता है मान लो, तो वो यहां से डायरेक्ट जंप करेगा कहाँ, 4th नंबर के ऑर्बिट में, यानी यहां से डायरेक्ट जंप कर लेगा इस तरीके से। लेकिन जंप तो एक बार में कर लिया ना, लेकिन वहां से क्या करेगा, वहां से धीरे धीरे एमिट करते, सॉरी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करते हुए आता है। तो एक बार में झट से, मतलब देखो N1 से डायरेक्टली N4 में जाना आसान है, एनर्जी उतनी मिल गई, लेकिन डायरेक्ट N4 से N1 में नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, वो लूज करते आएगा, पहले N3 में आएगा, फिर N2 में आएगा, फिर N1 में आएगा, वापस से फिर N0 में, इस तरीके से वो एनर्जी आती है। तो यही बात कही गई बेटा कि यहाँ पर जो टेंडेंसी होती है वो रिवर्ट बैक होने की या रिटर्न आने की, रिटर्न होने की जो पोजिशन होगी ओरिजिनल पोजिशन में, वो आता तो है, लेकिन उतने में आने पर वो क्या करेगा, अपने जैसे ही वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, वो अपनी पूरी जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करा है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तब जाकर के वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट हम लोग बात करते हैं, द एमिशन ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस। अब ध्यान से समझना, मैंने जब प्लांट की क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने एक बात पॉइंट आउट करने के लिए भी बोली होगी, ध्यान दीजिए, है ना।
जब पाउली सॉरी मैक्स प्लांक ने, जैसी मैक्स प्लांक ने जब किसी बताया कि मान लीजिए कोई सोर्स से एक एनर्जी निकल रही है, तो ये एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी पूरी तरीके से बेटा कंटिन्यूअस है, ऐसा किसका मानना था, प्लैंक का। लेकिन बोर ने ये चीज नहीं बताई। बोर ने क्या बोल दिया, बोर ने कहा कि भाई ये चीजें जो है ये कैसी होंगी, ऐसे पैकेट या बंडल के फॉर्म पे निकलती है। कैसे निकलती है, ऐसे पैकेट या बंडल के फॉर्म पे निकलेगी। ये देखो, जेसी मैक्सवेल ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी, तो उसमें इन्होंने बताया था, ठीक है, कि जो भी हमारा सॉरी जेसी मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो एनर्जी कंटिन्यूअस है। लेकिन आई क्या बात, जब प्लांक की क्वांटम थ्योरी आई तो क्वांटम मैकेनिक्स आया, यस, तब उन्होंने बताया कि वो पैकेट या बंडल के फॉर्म पे इस तरीके से, यानी कहीं ना कहीं एक छोटा सा मिनिमम स्टॉप होता है एक एनर्जी से, मतलब एक बार एनर्जी निकली उसके बाद मिनिमम गैप होता है, उसके बाद फिर एनर्जी निकलती है। तो वो जो पैकेट या बंडल के फॉर्म पे जो एनर्जी निकलती है ना, उसमें है ना, वो कंटिन्यू नहीं होती, वो कैसे निकलती है, पैकेट से बंडल के फॉर्म पे निकलती है बोल रहे हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर किसी के पास एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा, क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, यहां से एनर्जी लेवल तो बढ़ा है, तो इनके बीच के डिफरेंस को मान लीजिए मैं कर देता हूं यहां पर E2 माइनस E1 ही कर लेता हूं, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो इन दोनों का इक्वल कितना आएगा, डेल ई, यानी टोटल चेंज इन एनर्जी कितना चेंज हुआ। तो E2 और E1 को अगर हम लोग देखें यहां पर, E1 और E2 क्या हो जाएगा, यहां पर एच न्यू के इक्वल है, माफ करना ये इक्वेशन थोड़ा सा गलत लिखा था, इसको E2 माइनस E1 कर लीजिएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल ई, यस, डेल ई, ठीक है, डेल डेल ई, इस तरीके से, डन। अब यहां पर इस चीज को देखना, E1 और E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल्स है। जो E1 और E2 दिखा रहे हैं वो क्या है, इनके एनर्जी लेवल है। और डेल ई इज इक्वल टू कितना हो गया, E2 माइनस E1, यस। तो ये टोटल हो गया एनर्जी चेंज। तो ये है बोर मॉडल के बेटा पोस्टुलेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए, है ना, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार,